थोड़ा गैप। आपका प्रोफेशन, पेशा क्या है? मैं एज मैनेजर काम करता हूँ। ठीक है, बैठने का काम है? जी, बैठने का काम है। डॉक्टर सलाल? जी जी, अच्छा, ये दो चीज़ें बता रहे हैं। एक तो बैक में पेन भी बता रहे हैं, और लोअर बैक का जो हिस्सा है ना उसमें भी पेन बता रहे हैं। वो चीज़ है वो कॉक्सीडाइनिया कहलाती है, जो बिल्कुल जो लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन है उसमें पेन होता है, और बाद में काफ़ी सीवियर भी होता है। वो तो अगर बैठने की जॉब है उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी जो चीज़ ये बता रहे हैं कि स्लिप डिस्क है इनकी, जिसको हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। इसके लिए तो पहले बैक का एमआरआई कराया जाता है, जो मोस्ट लाइकली इन्होंने कराया होगा। एमआरआई कराने के बाद देखा जाता है कि वो डिस्क वहाँ से जब प्रोट्रूड कर रही है, जो हमारा हराम मग्ज है, स्पाइनल कैनाल है, या थीकल सैक जो है, उसको कितना वो कंप्रेस कर रही है। अगर वो वहाँ की नर्व्स को कंप्रेस कर रही है और बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रही है तो उसकी अहमियत कुछ और होती है। ठीक है, तो उसके लिए तो फिर सर्जरी होती है। ठीक है, अगर उस डिग्री पे हो। ये जो बता रहे हैं वो इतना सीरियस नहीं लग रहा है, क्योंकि बगैर मेडिसिन के भी उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, और एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, उससे इनकी ये बेहतर हो रही है। तो मोस्ट लाइकली इतना सीवियर इनका डिस्क हर्निएशन नहीं है। इसके लिए तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि फिजियोथेरेपी कराएं। ठीक है, लोकली एक्टिंग एनाल्जेसिक जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो यूज़ करें। अपनी जॉब में देखें, अगर बैठने का काम है तो फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज करें अपना। कुछ तो ये चीज़ें होती है, कुछ ये होती है जैसे बिस्तर से उठते हैं तो साइड पे रोल होके खड़े हो, एकदम बैक पे वो ना हो, किसी भी किस्म का वजन ना उठाएं ये। अच्छा, इसके अलावा अगर इनका वेट ज़्यादा है, वेट की ओबेसिटी है, उससे भी स्पाइन के ऊपर लोड पड़ता है, तो अपना वजन कम करें। तो इन सब चीज़ों से अगर ये मैनेज कर लें तो वो बेहतर है। सर्जरी एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज़ किया जाता है जब पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज ना कर पाए। इनके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस सच नहीं है, इन्होंने बताया नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी का इंडिकेशन तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि शायद नहीं बनता है। एक कॉलर और भी है लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? मेरा एक क्वेश्चन है और एक कमेंट भी है। जी जी। एक तो ये है कि मुझे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको जो भूल की बीमारी होने लगती है, उसका इलाज डॉक्टर साहब से पूछिए कि क्या है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये मालूम करना है कि डॉक्टर्स हमें ये क्यों नहीं बताते कि बुढ़ापे की बीमारियों के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। ठीक है, मैं दूसरे सवाल का आपका पहले जवाब दे देता हूं कि डॉक्टर्स इसलिए आपको नहीं बताते कि बूढ़ेपन की बीमारियों के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इसलिए कि नहीं हैं और बहुत कम हैं। डॉक्टर सलाल मेरे ख्याल से उन एक या दो स्पेशलिस्ट में हैं जो इस शहर में या मुल्क में हैं, जिन्होंने खास तौर पे बुढ़ापे की बीमारियों में महारत हासिल की हुई है और स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की है। ये पाकिस्तान में एक बैठते हैं कि हम इनसे राब्ता करें। अच्छा, ये लियाकत नेशनल अस्पताल में होते हैं, वहां आप इनसे राब्ता कायम कर सकती हैं। और ये एक स्पेशलिटी है जो कि नहीं है पाकिस्तान में ज्यादा, और पाकिस्तान में लोग बूढ़े नहीं होते थे, इससे पहले अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते थे किसी जमाने में। अब चूंकि मतलब बुढ़ापा यहाँ भी एक असलियत हो गई है, तो अब उम्मीद है कि डॉक्टर सलाल जैसे और भी ट्रेंड लोग वापस आएंगे। तो ये तो आपके दूसरे सवाल का जवाब था। पहले सवाल का जवाब पूछ लेता हूं इनसे। कह रहे हैं कि ये भूलपन होता है, इसका इलाज क्या है? वही हम डिमेंशिया की बात करें, जैसे अल्जाइमर डिजीज होती है, तो उसमें यही है कि सबसे पहले जब ये पेशेंट आते हैं इन कंप्लेंट के साथ, यूजुअली इसमें पेशेंट खुद कंप्लेन नहीं कर रहा होता, जो उसके केयर गिवर्स होते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम वो मिनी मेंटल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मिनी मेंटल एग्जामिनेशन कर लें, उससे फिर अल्जाइमर डिजीज़ का डायग्नोसिस स्टैब्लिश हो जाता है। बल्कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि एक आम मरीज जो आता है उसकी इवैल्यूएशन में, और जो जब आप कहते हैं कि आप बुढ़ापे के अमराज के स्पेशलिस्ट हैं, तो एक बूढ़ा आदमी जब आता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है? जब आपके पास पहले दफ़ा एक बूढ़ा आदमी आता है तो उसके क्या, व्हाट आर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस और व्हाट आर द एरियाज दैट यू इन्वेस्टिगेट? इसकी ज़रा एक बहुत ब्रीफली, इसलिए कि प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंच रहे हैं, एक ओवरव्यू हमें दे दें जरा। अच्छा, चलिए ठीक है, ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बताने की कोशिश करता हूँ, वरना ये भी एक अच्छा खासा पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। जी हाँ, इसमें ये होता है कि ओल्ड एज में एक तो ये अल्जाइमर डिजीज का हो गया, तो उसका मिनी मेंटल वगैरह हो गया, तो बेसिकली उनकी जहनी कैपेसिटी को देखा है। ठीक है, दूसरी चीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें वही हम हड्डी की बात कर रहे थे, हड्डी की जो बीमारियां होती हैं उनकी क्योंकि थिकनेस कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, उसके लिए डेक्सा स्कैन होता है। ठीक है, उसके अलावा इस एज के जो लोग हैं इनका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जो हम फास्टिक लिपिड प्रोफाइल से कराते हैं, जो 12 घंटे 14 घंटे की फास्टिंग है, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इन लोगों के अंदर कुछ कैंसर्स की प्रोपेटेंसी ज्यादा होती है, तो उसमें कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग है, यूट्राइन कैंसर की है, प्रोस्टेट की है, इसकी स्क्रीनिंग जरूरी होती है। उसके अलावा जिसमें
फॉल एनालिसिस एक चीज़ होती है, इसमें गिरने का चांस होता है बुढ़ापे में लोगों का, उसके लिए भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं, उनकी लोकोमोटर सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, घर की सिचुएशन को देखते हैं, तो कुछ तो ये चीज़ें आती हैं। फिर इसमें कुछ बीमारियाँ जो इस एज में जैसे शुगर वगैरह उसका या हाइपरटेंशन है, इवन आम जो बीमारियाँ इनकी भी एक स्क्रीनिंग होती है, तो उसके भी हम रूटीन टेस्ट वो भी करा लेते हैं, बीनाई के, सुनवाई के, बीनाई के, और क्योंकि ये अज्जा भी इसमें इफेक्टेड होते हैं और इसकी वजह से फिर जो डिमेंशिया है या जो दूसरी जो बीमारियां हैं या गिरने का चांस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें डेंटिशन का है, विजन का है, हियरिंग का है, इन सब चीज़ों का भी जो है इवेल्युएशन इनमें तो डॉक्टर साहब आपने जैसे फरमाया कि अगर जैसे हाफजा है, इनकी हड्डियों की सलाहियत, जो कैंसर इस उम्र में कॉमन है, गिरने की जो एक टेंडेंसी होती है, इसके अलावा लिपिड का प्रोफाइल, इनके सुनने की कैपेसिटी, इनके देखने की कैपेसिटी, इनके दांतों वगैरह का, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भी रहेगी, सॉरी आपको मैं बीच में रोकूं, डिप्रेशन जो होता है जिसे हम आसाबी कमजोरी कहलाती है, आसाबी कमजोरी जो होती है ये, और फिर के घर के अंदर चलने फिरने में, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए मतलब क्या सहूलियात हैं, घर पे कोई स्पेशल एड्स वगैरह चाहिए, तो ये काफी तफसीली जायजा होता है जो कि मतलब आम एक आदमी आता है उसके इवैल्यूएशन से काफी हटके है। तो आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ ये लोगों को रियलाइजेशन हो नाजरीन कि बुढ़ापे के अमराज बजाते खुद एक ख़ास शोबा हैं और इसके ख़ास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सलाल जैसे स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है कम है इस मुल्क में, लेकिन जो हैं तो उनसे फ़ायदा उठाए। और स्पेशल जो डिजीज़ हैं जो कि बुढ़ापे से वाबस्ता होती हैं, वो अमराज जो होते हैं, तो अगर किसी की उम्र 65 साल से ऊपर है तो उसको एक जेरिएट्रिशियन यानी बुढ़ापे के अमराज के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, एक अपना बेसलाइन इवैल्यूएशन करवाना चाहिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया। और हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अननोटिस्ड हो रही हों वो मंजर आम पे आ जाएं और फिर उनका मुनासिब इलाज हो सके, वक्त पे इलाज हो सके, वक्त पे इलाज हो सके, और फिर उसको आगे बढ़ने से बीमारी को रोक दिया जाए या किसी बीमारी को मतलब होने से रोक दिया जाए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपके होने से और आपको सुन के लोगों को ये अंदाज़ा हुआ होगा कि जेरियाट्रिक्स एक सब्जेक्ट है बजाते खुद, और बुढ़ापे की बीमारियां और आम उम्र की बीमारियों में अक्सर काफ़ी फ़र्क होता है, और इसके जो बुढ़ापे के ख़ास स्पेशलिस्ट हैं उनसे ही रुजू किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे और लोग इस शोबे के अंदर ट्रेनिंग हासिल करके पाकिस्तान आएंगे ताकि हमारे जो ज़ईफ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद कर सकें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे प्रोग्राम से कुछ हासिल किया होगा। हर हफ्ते हमारी यही कोशिश होती है कि एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनका जवाब दे सकें। अगले हफ्ते तक, जब तक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हों, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।